वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें हमने देखा था कि डी ऑर्बिटल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक्सियल डी ऑर्बिटल और नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। वे डी ऑर्बिटल जिनके लोब एक्सिस के थ्रू पाए जाते हैं वो कहलाते हैं एक्सियल डी ऑर्बिटल, जैसे कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, वो कहलाते थे ई जी। और वे डी ऑर्बिटल जिनके लोब एक्सिस के बीचों बीच पाए जाते हैं वो कहलाते हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, और उसमें आते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और ये कहलाते हैं टी टू जी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्प्लिटिंग या स्टेबलाइजेशन एनर्जी काउंट करने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उनकी जियोमेट्री। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। इसमें 4 लाइगेंड होते हैं सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ। चारों लाइगेंड जो होते हैं, यहाँ पर देखिए एक क्यूब में इसका इमेजिन किया गया है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को। बीचों बीच सेंट्रल मेटल आयन है। 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जिसके चारों तरफ 4 लाइगेंड आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो लाइगेंड है वो एक्सिस के बीचों बीच पाए गए हैं, एक्सिस में नहीं पाए गए हैं, है ना, एक्सिस के बीचों बीच हैं। तो यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री जहाँ पाया जाता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जीरेड और अनजीरेड को। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री में सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, इसीलिए हम उसमें जी यूज़ करते थे। लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये अनजीरेड होता है। अनजीरेड के लिए जी को हटा दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सियल डी ऑर्बिटल को ई कहा गया है और नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल को T2 कहा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जियोमेट्री, और यहाँ हम देख सकते हैं चूँकि यहाँ पर लाइगेंड जो है वह एक्सिस के बीचों बीच आ रहे हैं, इसीलिए T2 ऑर्बिटल जो है वह लाइगेंड के ज़्यादा पास होते हैं, इसीलिए ज़्यादा रिपल्शन को फील करेंगे और उनकी एनर्जी जो है वह बढ़ जाएगी और हायर एनर्जी स्टेट में T2 पहुंच जाएगा और लोअर में E। तो यहाँ पर इसका स्प्लिटिंग देख सकते हैं। सामान्य अवस्था में डी के पांचों ऑर्बिटल जो होते हैं वो समान ऊर्जा वाले होते हैं, ये कहलाते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। फिर लाइगेंड के प्रभाव से पांचों की ऊर्जा जो है एक साथ बढ़ जाती है स्टेट 2 में। ये अब भी समान ऊर्जा वाले होते हैं, ये यहाँ पर कहलाते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। और लाइगेंड के प्रभाव से यहाँ पर देखिए T2 जो है वह लाइगेंड के ज़्यादा समीप होने के कारण ज़्यादा रिपल्सन फील करता है और स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी और इसकी एनर्जी जो है वह बढ़ जाएगी और यहाँ पर T2 जो है हायर एनर्जी स्टेट में पहुँच जाएगा। ई के जितने ऑर्बिटल हैं वे कंपेरेटिवली T2 से थोड़ा सा दूर रहेंगे लाइगेंड से, इसीलिए कम रिपल्सन को फील करते हैं, इसीलिए इनकी ऊर्जा कम हो जाएगी। हाइपोथेटिकल एनर्जी स्टेट से 0.4 पर ऑर्बिटल T2 का होगा और हाइपोथेटिकल एनर्जी स्टेट से 0.6 पर ऑर्बिटल ई का होगा। यहाँ पर देखिए जी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में। यहाँ पर स्प्लिटिंग जो है जस्ट ऑपोजिट है ऑक्टाहेड्रल का, वहाँ पर T2G लोअर एनर्जी स्टेट था और EG हायर एनर्जी स्टेट। यहाँ पर T2 हायर एनर्जी स्टेट है और E जो है वह लोअर एनर्जी स्टेट। पहले इलेक्ट्रॉन जो है E में भरेंगे, उसके बाद T2 में जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। एक एक करके इसमें इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे और इनके जो है स्टेबलाइजेशन एनर्जी को काउंट करते जाएंगे। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और वीक फील्ड लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड अपने प्रेजेंस में सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग करता है, जबकि वीक फील्ड लाइगेंड में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए D1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए पहले एक इलेक्ट्रॉन जाता है E में, इसके लिए इसकी एनर्जी जो हो जाएगी -0.6 डेल्टा T। इसमें भी देखिए वीक फील्ड लाइगेंड में भी एक इलेक्ट्रॉन E में जाएगा, इसका भी एनर्जी हो जाएगा -0.6 डेल्टा T। D2 में देखिए दोनों E के दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे और इसका एनर्जी हो जाएगा -1.2 डेल्टा T। यहाँ भी देखिए वीक फील्ड लाइगेंड में भी दोनों E ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे और इसकी भी ऊर्जा होगी -1.2 डेल्टा T। D3 में देखिए यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अगला इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में नहीं जाकर उसी एनर्जी स्टेट में पेयरिंग होगी। कारण क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। यहाँ पर लाइगेंड स्ट्रॉन्ग होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन यहीं पर पेयरिंग करेगा और इसकी एनर्जी हो जाएगी -1.8 डेल्टा T।
यहाँ पर देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन ई में भरने के बाद अगला इलेक्ट्रॉन T2 में चला जाएगा और इसकी एनर्जी हो जाएगी -0.8 डेल्टा टी। D4 में देखिए यहाँ पर 2 और एक तीसरा इलेक्ट्रॉन के बाद चौथा भी इसी में आ जाएगा और यहाँ पर इसकी ऊर्जा हो जाएगी -2.4 और इसमें सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ई में भर गया। उसके बाद T2 में भी 2 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे और इसकी ऊर्जा हो जाएगी -0.4 डेल्टा टी। D5 में देखिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं और पहला जो है वो पहुँच जाएगा T2 एनर्जी स्टेट में और इसकी एनर्जी हो जाएगी -2.0 डेल्टा टी। यहाँ पर देखिए सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे D5 में और इसकी एनर्जी देखिए यहाँ पर E और T2, E में 0.6 पर ऑर्बिटल और T2 में 0.4 पर ऑर्बिटल। 0.6 × 2 और 0.4 × 3 दोनों इक्वल हैं, बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और यहाँ पर इसकी ऊर्जा जो है वो हो जाएगी 0। अब देखते हैं D6 में, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 5वां और 6वां ये T2 में पहुँच जाएंगे और इसका एनर्जी हो जाएगा -1.6 डेल्टा टी। यहाँ पर देखिए सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर चुके थे D5 तक। अब D6 में यहाँ पर एक पेयरिंग हो जाएगी एक ऑर्बिटल में और इसकी ऊर्जा हो जाएगी -0.6 डेल्टा टी। D7 में देखते हैं, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, इसमें 5वां, 6वां और 7वां सभी T2 में आ जाएंगे और एनर्जी हो जाएगा -1.2 डेल्टा टी। इसमें देखिए सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने पर उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन D6 में यहाँ आया था, D7 में यहाँ भी पेयरिंग हो जाएगी और इसकी एनर्जी हो जाएगी -1.2 डेल्टा टी। उसके बाद देखते हैं D8 में एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें। यहाँ पर T2 के एक ऑर्बिटल में भी पेयरिंग हो जाएगी और इसकी एनर्जी हो जाएगी -0.8 डेल्टा टी। यहाँ पर देख सकते हैं D8 के लिए सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद E के दोनों ऑर्बिटल पेयर्ड हो चुके हैं। अब T2 में भी एक ऑर्बिटल में पेयरिंग हो जाएगी और एनर्जी हो जाएगी -0.8 डेल्टा टी। D9 में देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे और यहाँ पर T2 के 2 ऑर्बिटल में पेयरिंग हो जाएगी और एनर्जी हो जाएगा -0.4 डेल्टा टी। यहाँ वीक फील्ड लाइगेंड में भी देख सकते हैं सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद E के दोनों ऑर्बिटल पेयर्ड हैं, वैसे ही T2 के भी 2 ऑर्बिटल पेयर्ड हो जाएंगे और इसकी एनर्जी भी हो जाएगी -0.4 डेल्टा टी। D10 में सभी ऑर्बिटल फुलफिल होंगे, कंप्लीटली फिल्ड रहेंगे और सभी में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे। यहाँ भी देखिए सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और एनर्जी जो है वह दोनों में आ जाएगा 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं D1 to D10 सभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड एंड प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लाइगेंड। तो यहाँ पर देखिए D1 और D2 का सेम है, उसके बाद D7, D8, D9 और D10 ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल हैं। डिफरेंस जो है D3 से लेकर D6 तक है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और वीक फील्ड लाइगेंड का। यहाँ पर हम देख सकते हैं पेयरिंग एनर्जी, युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वह युग्मन ऊर्जा या पेयरिंग एनर्जी कहलाता है। तो टेट्राहेड्रल के केस में हमेशा जो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का वैल्यू जो होता है वो पेयरिंग एनर्जी से हमेशा कम होता है। मतलब इसकी ऊर्जा इतनी नहीं होती है कि वह युग्मन करा सके, इसीलिए टेट्राहेड्रल के केस में हमेशा वीक फील्ड लाइगेंड को ही कंसीडर किया जाता है। मेन है टेट्राहेड्रल के केस में यही वाला एनर्जी, यही इसका मेन है, क्योंकि इसका जो पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू है वह क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होता है। मतलब पेयरिंग नहीं हो पाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड को यह फॉलो नहीं करता है। तो केवल वीक फील्ड लाइगेंड को ही कंसीडर करना है टेट्राहेड्रल के केस में। यहाँ पर हम अगर कंपेयर करें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो सबसे ज़्यादा जो है Sp का, उसके बाद O का, उसके बाद T का। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों में कंपेयर किया जाता है। डेल्टा T और डेल्टा O के बीच में रिलेशन पूछा जाता है। तो डेल्टा T = 4/9 डेल्टा O।
या इसको बोल सकते हैं 0.45 डेल्टा ओ, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। और डेल्टा SP का वैल्यू जो होता है वो होता है 1.3 डेल्टा ओ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं D1 से लेकर D10 तक सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और इसमें जो है वीक फील्ड लाइगेंड ही फॉलो होता है या इसका एनर्जी ही मेन होता है, क्योंकि इसके लिए पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।